देखिए अब इस लेक्चर में हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे प्रिपरेशन ऑफ फिनाल की दो मेथड और है प्रिपरेशन ऑफ फिनाल के। उसमें हम लोगों ने क्यूमिन और डोप्स मेथड का प्रिपरेशन किया था जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसको डोप्स मेथड कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम फिनॉक्साइड से कैसे ये बनाएंगे फिनाल, ये बता दिए थे बायो मैकेनिज्म द्वारा। अब तीसरा मेथड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अर्थ ये होता है कि बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करती है, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, SO3 होते हैं। तो SO3 जो होते हैं क्या करते हैं, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं और देखिए ये ओलियम बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड SO3 को एब्जॉर्ब करता है, यानी H2SO4 SO3 को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद बनाता है H2SO7। इसका नाम होता है, देखिए कैसे, सल्फर दो हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 7 हो जाते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब होती है, यानी अवशोषित होती है SO3 गैस जो ओलियम का निर्माण करती है। अब ओलियम का क्या होता है कि ब्रेकिंग होती है, H2SO7 ये आपके ओलियम होते हैं। ओलियम जब आपके ओलियम ब्रेक होते हैं, ये ओलियम क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो ये देता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, यानी सल्फोनिक एसिड समूह देता है। अब ये सल्फोनिक एसिड समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, SO3H समूह जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि SO3 ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। SO3 ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल उस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं कि दोज स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स ये कहा जाए कि वह स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक दोज स्पीसीज विच स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रोफाइल उस स्पीसीज पे अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तब देखिए कैसे हम बेंजीन का सल्फोनेशन अब कराएंगे। हमने सल्फोनिक एसिड समूह प्राप्त कर लिया SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब बेंजीन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो कहा जाए कि बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड SO3H इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड फॉर्म्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या कहा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। तो कैसे होता है इसका मैकेनिज्म आप लोग देखिए, कैसे बेंजीन से हम लोग बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ये आपके बेंजीन है। इस पे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये अटैक करते हैं इस पे, और यहाँ अटैक करने के बाद H और SO3, तो जब ये इस पोजीशन पे अटैक करते हैं, ये वाले जब जाते हैं यहाँ पे अटैक करते हैं, आपके कुछ ऐसे SO3H बनते हैं और क्या ये डबल बॉन्ड होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ये अटैक करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब देखिए ये कैसे क्लियर होते हैं।
अब इसमें ये प्रोटॉन जो H था, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले करके जब ये इस पे आ जाता है तो ये अब ख़त्म होकर के क्या बना लेते हैं, SO3H। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होती है, अब इसका हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम लोग फिनाल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब जल्दी ही फिनाल मिलने वाला है, किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH और किसके प्रेजेंस में, एसिड की। HCl ले लीजिए या तो H2SO4 ले लीजिए, लेकिन H+ आयन हम लोग दिखाते हैं कि ये अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो ये H+ की उपस्थिति में हो रही है। तब क्या होता है कि OH- जो होते हैं ये क्या करते हैं कि SO3 को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करके यहाँ आपका फिनाल बन जाता है। हम लोगों को जो मेन चीज़ चाहिए प्रोडक्ट, वो फिनाल आपका मिल गया है। तो यहाँ से क्या होता है, ये OH आ जाता है, ये या एक स्टेप और अभिक्रिया हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से जो होते हैं OH- Na+ और OH-, तो OH- वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो OH- यहाँ क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हटाता है। OH जाता है, SO3 को हटाने के बाद ये आपके बन जाते हैं SO3 Na, और यहाँ से लेकर के ये आपका फिनाल बन जाता है। तो ये है फिनाल बनाने की ये मेथड आपका। हम लोग कैसे इससे बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अब जो नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड, अब उसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। फोर्थ मेथड जो आपकी है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट क्या होते हैं, उसको पहले हम लोग जानेंगे कि डाईएजोनियम साल्ट किसको बोला जाता है, किसको कहा जाता है कि ये डाईएजोनियम है। क्या चीज लगे रहते हैं तो उनको हम लोग डाईएजोनियम बोलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट, अर्थात फोर्थ मेथड जो है आपके, इनको बोला जाता है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। तब ये फोर्थ मेथड जो है इनका नाम है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। अब हम लोग सीखेंगे कि डाईएजोनियम साल्ट कैसे बनाए जाते हैं या डाईएजोनियम साल्ट क्या चीज होते हैं। तो हम लोग एनिलीन लेते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया यानी NH2 ग्रुप का की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये इसका विक्रिया को जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो ये क्या करते हैं कि डाईएजोनियम साल्ट बनाते हैं। डाईएजोनियम साल्ट इसलिए बनते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन इसलिए नहीं कराया जाता है। इसकी एक एडवांटेज है कि डाईएजोनियम साल्ट को यदि हम टेम्परेचर दे करके कराएंगे
तो नाइट्रोजन गैस जो है स्केप हो जाएगी, अर्थात ये कहा जाए कि ये वायुमंडल में निकल जाएगी, उड़ जाएगी नाइट्रोजन गैस। इसीलिए डाईएजोनियम साल्ट को बनाने के लिए हम वैज्ञानिकों ने डाईएजोनियम साल्ट बनाते समय रिएक्शन को 0 डिग्री सेल्सियस या प्रेशर लगभग टेम्परेचर 273 केल्विन के आसपास रखते हैं, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कराए जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होंगे। तो डाईएजोनियम साल्ट क्या चीज़ होते हैं, या वे देखिए, इसको हम समझाने जा रहे हैं कि डाईएजोनियम साल्ट क्या चीज़ होते हैं। तो हम लोग लेते हैं एनिलीन। बेंजीन पे एनिलीन क्या चीज़ होती है, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन पे कौन सा समूह है, NH2। इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या चीज़ है ये, एनिलीन। बेंजीन पे NH2 समूह लगा होता है तो एनिलीन बोलते हैं, या इसको कहा जाता है कि ये एरोमेटिक एमीन है। इसमें एमीन कई तरह के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी। तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को केवल एमीन से मतलब है कि एमीन जो है, अब एमीन की अभिक्रिया जो एनिलीन है बेंजीन से जुड़ी है तो इनको एनिलीन कहा जाता है। अब क्या होगा कि ये NH2 किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, NaNO2। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 और किसकी प्रेजेंस में, HCl की। लगभग इनका टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन से 278 केल्विन के आसपास होते हैं। यह अभिक्रियाएं कहा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। तो ये NH2 समूह जो होता है, अब NaNO2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो NaNO2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से Cl ला करके अब इसके ये तीनों मिलते हैं, एनिलीन, NaNO2 और HCl मिल करके बनाते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन पे ऐसे कुछ रिएक्शन होते हैं। ये आपके बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये आपके बेंजीन से अब क्या होते हैं, ये NH2 से N ट्रिपल बॉन्ड NCl कंपाउंड बनता है। किसकी किसकी अभिक्रियाएं होती हैं, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, या कहा जाए 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर पे अभिक्रियाएं होती हैं। तब क्या होता है कि NaNO2 HCl और एनिलीन मिल करके N ट्रिपल बॉन्ड NCl बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जब बन जाते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता है तब देखिए क्या होता है। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हम लोग वार्म करते हैं, तो वार्म करते हैं तो क्या होता है, पानी, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ वार्म करते हैं। तो वाटर के साथ जब इसको गर्म करते हैं तब ये N2 गैस, N2 जो होती है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो है, यह रिएक्शन इसका देखिए ये कैसे बनते हैं। ये आपके होते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इनका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो होते हैं, डाईएजोनियम क्यों नाम दिया जाता है, ये जो समूह जब नाइट्रोजन आपस में एक नाइट्रोजन जुड़ा हो तो मोनो कहते हैं,
दो नाइट्रोजन समूह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसीलिए इसका नाम डाई-एजो रखा गया है। क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है। क्यों हम लोग एजो कहते हैं? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है कि दो नाइट्रोजन ग्रुप हैं जो ट्रिपली बॉन्डेड बाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड से बाउंड है। तो दो नाइट्रोजन है तो इसीलिए डाई-एजो। नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एजो किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है? नाइट्रोजन के लिए। तो N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि नाइट्रोजन के लिए एजो, तो दो नाइट्रोजन है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? डाई-एजो। तो बेंजीन के साथ जुड़े हैं तो डाई-एजो, दो एजो है, एक Cl है, एक बेंजीन, तो नाम ले लिया जाता है बेंजीन डाई-एजोनियम क्लोराइड। क्या? एक बेंजीन दो एजो ग्रुप, एक बेंजीन दो एजो एक Cl, तो बेंजीन डाई-एजोनियम क्लोराइड बन जाते हैं इससे। तो एजो अब समझ में आ गया होगा कि एजो क्या चीज होता है। तो एजो जो होते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N होते हैं। तब एजो समूह जो होते हैं, अब देखिए इसमें इनको किसके साथ वार्म किया जाता है? वार्म किया जाता है H2O के साथ, पानी के साथ। तो जब पानी के साथ इसको वार्म किया जाता है तो सबसे बड़ी इसकी खास विशेषता ये होती है कि नाइट्रोजन यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N जो है, देखिए कैसे इनके मैकेनिज्म होते हैं। OH माइनस जब आकर के इस पे अटैक करता है, यानी कि OH माइनस जब आता है, H प्लस और OH माइनस क्या होते हैं? H प्लस और OH माइनस। OH माइनस जब क्या होते हैं, इस पे जा करके अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जब इस पे अटैक करते हैं तो ये बांड यहाँ से ब्रेक होते हैं, और ये बांड यहाँ से ब्रेक होकर के ये N2 और यहाँ से Cl ब्रेक हो जाते हैं, अर्थात ऐसे होता है। अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, यहाँ से ये बांड निकलते हैं, और जब ये बांड निकलते हैं तो इस पे कौन सा समूह आता है? देखिए मैकेनिज्म में फिर एक बार इसको देखिए। यहाँ से जब ये बांड टूटते हैं, जब वार्म होते हैं, जब गर्म होते हैं, तो नाइट्रोजन जो होती हैं ये गैसेस होती हैं, इसीलिए जब ये गर्म होते हैं नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलती है, और ये Cl माइनस, तो ये चाह करके Cl माइनस के साथ, तब देखिए आपका एक कंपाउंड क्या बनता है? बेंजीन जो होती है, बेंजीन जो होती है आपकी, ये क्या कर लेती है? यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाते हैं, और प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ बाहर निकल गई, और प्लस Cl। अब OH माइनस जो होते हैं, सबसे मजे की बात यह है कि अब OH माइनस इस पे अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद क्या क्रिएट कर देते हैं? फिनाल। अब फिनाल बन गया है, हम लोग फिनाल के बहुत करीब थे। अब फिनाल आपका क्या हुआ? फिनाल प्रिपेयर हो गया है, और यहाँ क्या बन जाती है? प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस Cl। फिर से एक बार देखिए, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड जो होते हैं, ये NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से एनिलीन के साथ कराकर बनाई जाती हैं। तो एनिलीन जो होता है एमीन समूह इसका NH2, ये क्या करता है कि NaNO2 HCl और एमीन तीनों मिलते हैं और बनाते हैं डाई-एजोनियम। एजो शब्द हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। तो दो नाइट्रोजन हैं तो हम लोग बोलते हैं डाई-एजो। तो ये अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं, फिनाल आकर के क्या करते हैं? OH माइनस अटैक कर जाते हैं, आए नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है और HCl गैस बनती है। तो डाई-एजोनियम क्लोराइड से हमने क्या बनाया? फिनाल। अब इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फिनाल पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, ये एल्कोहलिक
ग्रुप के एल्किल ग्रुप और फिनाल में फेनिल ग्रुप, यानी कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं। एल्कोहल आपका ROH होता है, देखिए, और फिनाल जो होता है आपका AROH होता है। तो एल्कोहल जो होता है आपका ROH होता है और फिनाल जो होता है AROH होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, इसका मतलब यह है कि ROH की प्रॉपर्टी R पे डिपेंड करती है, यानी एल्किल ग्रुप पर, और AROH में OH की प्रॉपर्टी AR पे डिपेंड करती है। तो इसमें पहली हेडिंग हम लोग लेंगे, क्या चीज है ये, पहली होगी बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे। बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होंगे, कब डिक्रीज होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट यदि एल्किल और एरिल ग्रुप, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एल्किल और एरिल ग्रुप इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल और फिनाल इंक्रीजेज, यानी कि एल्किल और एरिल ग्रुप की नंबर ऑफ कहा जाए, और ये कहा जाए कि नंबर ऑफ एल्किल कार्बन और नंबर ऑफ एरिल कार्बन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, यानी कि एल्कोहल और फिनाल में कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। या ये भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मेन अर्थ ये है, अब देखिए फिनाल कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके क्या होते हैं, अब ये आपके फिनाल हो गए, तो O लिखा हमने, यहाँ लिखा H। अब दूसरा फिनाल जाएगा तो ऐसे, यहाँ O ले लीजिए, इनमें जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, अब ये आपके H हैं, अब इससे आपका क्या लग जाएगा O, ऐसे होते हैं। तो ये फिनाल में जो होते हैं डॉटेड लाइन जो है, ये देखिए आपके, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं अपने में, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है और हाइड्रोजन की लेस है। तो ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होते हैं, सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस। ये आपके सिग्मा माइनस, ये सिग्मा प्लस, ये सिग्मा माइनस और ये सिग्मा प्लस, ये सिग्मा माइनस, और यहाँ यदि H होंगे तो फिर ऐसे ही ये बनते हैं। तो क्या होता है कि फिनाल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और एल्कोहल और फिनाल जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि इंक्रीज करें, कार्बन परमाणु की संख्या यदि बढ़ती है, ये कहा जाए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन कैसे, फेनिल और एरिल समूह की संख्या यदि बढ़ रही है, कब, लीनियर, लीनियर का मतलब कि सीधी रेखा में ये बढ़ रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट जो होती हैं आपके क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। लीनियर इन लीनियर चेन लीनियर चेन में यदि कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। बिकॉज इन लीनियर चेन, बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीजेज। सपोज करिए ये एल्कोहल हैं आपके, या फिनाल हैं, ये ले ले रहे हैं, एल्कोहल का ले ले रहे हैं, ये आपके CH3OH हैं, ये आपके हैं CH3CH2 फॉर एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम, ये एथिल एल्कोहल हैं, ये आपके क्या हैं, प्रोपिल एल्कोहल हैं, CH3CH2OH। एक ले लिया मैंने CH3CH2OH। तो देखिए इसमें एक कार्बन के साथ OH जुड़ा है, इसमें 2 कार्बन के साथ OH, इसमें 3 कार्बन के साथ OH, इसमें 1 2 3 4 कार्बन के साथ OH जुड़ा है चौथे। तो हम ये कहेंगे कि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4। तो हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम पूछें कि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो आप लोग आंसर देंगे कि 4th की होगी, उसके बाद 3rd की होगी, तब 2nd, तब 1st की होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन कंपटीशन में IIT JEE लेवल में पूछ दिए जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में ऐसे आपको एल्कोहल दे दिया गया है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के रखिए, तो आप ये बताते हैं कि सब लीनियर चेन में है, यानी कि सीधी श्रृंखला में है, तो इनकी सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेगी, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यहाँ इतना ही क्षेत्रफल है, यहाँ 2 कार्बन बढ़ जा रहे हैं तो क्षेत्रफल और बढ़ जा रहा है, यहाँ 3 कार्बन हो जा रहे हैं तो क्षेत्रफल और बढ़ जा रहा है, यहाँ 4 कार्बन हो जा रहे हैं तो क्षेत्रफल और बढ़ जा रहा है। जिसके कारण क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, यानी हम कहें कि सरफेस एरिया इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट यानी BP इंक्रीजेज। सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। तो इनका ऑर्डर आप लिख लीजिए कि सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा जो होगी 4th कार्बन की होगी, लेकिन किस में, ओनली लीनियर चेन में। अब इसी में हम बताने जा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी करते हैं। कैसे, यदि नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचिंग में हो, यानी कि ब्रांचिंग कार्बन हो, यानी कि कार्बन जो हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो लेकिन ब्रांच में हो। जैसे आप देख लीजिए ब्रांचिंग कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज सरफेस एरिया, इनके क्या होते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीजेज। अभी उसको भी हम क्लियर अभी कर रहे हैं, कैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होती है। जब ब्रांचिंग कार्बन बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हम कह रहे हैं कि डिक्रीज होते हैं। क्यों ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इसलिए होते हैं कि सरफेस एरिया कम होती हैं। अब फॉर एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, ये क्या होते हैं, ये आपका कोई ये CH3 CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। यदि हम यही ले लें ये CH3 OH, अब ये ले लीजिए आप
ये भी जो एच है उसको हटा दीजिए CH3 समूह द्वारा। तब यहाँ क्या हो गया, ब्रांचिंग चेन हो गई। तो अब हम यदि पूछे कि सबसे ज्यादा किसकी सरफेस एरिया होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो लीनियर कार्बन चेन है, यानी कि ये एथिल अल्कोहल जो है, इसकी सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगी, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, हिंदी में कहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा एथिल अल्कोहल का होगा, इससे कम इसका होगा, और सबसे कम जो होगा टर्शियरी अल्कोहल का होगा। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल। इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे जैसे कार्बन चेन की ब्रांचिंग होती जा रही है, इनके सरफेस एरिया क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कह रहा है ब्रांचिंग कार्बन इंक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। क्योंकि इनकी सरफेस एरिया क्या होती हैं, डिक्रीज हो रही हैं। सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया, यदि इसमें हम कहें कि इनको लिखिए आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, तो सबसे ज़्यादा ये होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी सरफेस एरिया। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होंगे, तब प्राइमरी अल्कोहल होंगे। ये आपके ऑर्डर हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको ये बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी BP, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आपके हो गए एल्कोहल के। सेम इसी तरह से फिनाल में भी होते हैं। फिनाल में भी ब्रांचिंग होती है, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बनते हैं, फिनाल में भी। तो हम ये समझा दिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करती हैं, क्यों डिक्रीज करती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, कौन ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कौन कम सॉल्युबल होते हैं, अब कैसे सॉल्युबल होते हैं। तो एल्कोहल और फिनाल की जो है, अब हम लोग सीधे सॉल्युबिलिटी के विषय में सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी किसको हम लोग बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी जो है दो होती है, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी जो है लास्ट पॉइंट जो है आपका, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी का अर्थ ये होता है कि अल्कोहल जो होते हैं ये वाटर में क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे वही कंडीशन आएगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल और फिनाल जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, क्यों कोई चीज़ जो होती है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो वाटर में डिजॉल्व होने का कारण ये होती है, या सॉल्युबल होने का कारण उसका ये होता है कि वो पानी के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वो भी कौन सा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए कोई चीज़ जो होती है पानी में सॉल्युबल इसलिए होती है, जैसे लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी पानी में सॉल्युबल हो जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी इनऑर्गेनिक या कहा जाए वाटर में सॉल्युबल हो जा रहे हैं। कारण इनका ये होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये भी पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो यौगिक या एनी कंपाउंड जो होंगे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, वो ऑर्गेनिक हो या कोई हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन कौन होती है, पानी में जो हाइड्रोजन होती है, पानी में हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए सॉल्युबल होते हैं। तो अब चलिए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है आपकी ये क्या चीज़ है। तो सॉल्युबिलिटी
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कि कहा जाए कि इन केस ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। यानी कि ROH इन केस ऑफ एल्कोहल में ROH होते हैं और फिनाल में क्या होते हैं, PHOH होते हैं, जिसको फेनिल बोलते हैं हम। तो ये जो होते हैं इसमें भी OH, इसमें भी OH, पानी के साथ ये क्या करते हैं, पानी के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यानी कि एल्कोहल एंड फिनाल हाइड्रोजन के साथ, एल्कोहल और फिनाल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। यानी ये कहा जाए कि एल्कोहल एंड फिनाल bonded with water through hydrogen are known as hydrogen bonding, or formed hydrogen bond through hydrogen and form hydrogen bond. Solubility increases. तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जितना ही कम कार्बन होते हैं सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है। लेस कार्बन होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और मोर कार्बन होंगे तो कम होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। कुछ ऐसे बल्कियर ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे ग्रुप को रिपेल कर देते हैं, अर्थात ये कहा जाए कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बनते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, एल्कोहल और फिनाल, नंबर ऑफ कार्बन एटम increases in alcohol or phenol. Solubility decreases. Solubility decreases यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल भी देख लीजिए कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। एल्कोहल हो या फिनाल, ये आपके CH3OH है, या इसको हम ले रहे हैं CH3 CH2OH। ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपके क्या होते हैं CH3 CH2, ये प्राइमरी अल्कोहल थे, आपके सेकेंडरी अल्कोहल हैं। C से CH3, ये CH3, ये आपके H, ये आपके OH। ये आपके क्या होते हैं टर्शियरी अल्कोहल, CH3 ये आपके टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। तो इसमें पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, चलो सॉल्युबिलिटी इसलिए इंक्रीज करती हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती हैं। ये कहा जाए या ब्रांचिंग हो या नॉन ब्रांचिंग हो,
इसमें क्या होते हैं कि OH ग्रुप जो होते हैं, अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का चांस ज़्यादा हो जाता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस दोज ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं कि अनदर ग्रुप को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आने नहीं देते हैं। तो बल्कियर ग्रुप जितने होते हैं वो सब स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं। तो इसमें यदि हम कहें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, तो इसका ये होगा, सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल होगा, उसके बाद ये होंगे, तब ये होगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके होंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल के, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। ये थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। बेस्ट